हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आपसे बात करने वाले हैं मेन प्रोजेक्ट रिब एरिया के बारे में, MPA। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि इसका टोटल प्रोसेस क्या है। इसकी जो आप लोगों ने TMT बार देखा होगा, TMT के ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ होता है, जो लर्निंग उसके ऊपर की हुई होती है, आखिर उस डिज़ाइन को किया कैसे जाता है वो भी प्रोसेस हम आप लोगों से दिखाएंगे कि CNC मशीन के द्वारा उस डिज़ाइन को कैसे बनाया जाता है, कैसे किया जाता है। और सेकंड, हम लोग इसका MPA वो निकाल करके आपसे पूरा कैलकुलेशन हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि इसकी पूरी कैलकुलेशन क्या है और कैसे निकाला जाता है। साथ ही हम लोग इसमें बात करेंगे कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू BIS। तो TMT रॉड में जितने भी टाइप के जो डिज़ाइन जो आप देखते हैं, जो उस पर लर्निंग की हुई होती है, वो मेन मोटिव सिर्फ इतना है कि इसका MPA अच्छा आना चाहिए। यानी कि सीमेंट और कंक्रीट के अंदर जब उस TMT बार को रखा जाए तो उसकी जो स्ट्रेंथ, जो पकड़ है, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो वो जो MPA जो बन रहा है, जो मेन प्रोजेक्ट रिब एरिया उसमें आ रहा है, वो उसका ठीक आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। देखा होगा आप लोगों ने, अगर आप लोगों को कभी भी अगर TMT बार अगर खरीदा होगा, तो जो TMT बार है, सपोज एक TMT बार का जो ऊपर उस पर जो डिज़ाइन बना हुआ होता है, जो लर्निंग की भी होती है, उस लर्निंग पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको कुछ ऐसी लर्निंग मिलेंगी जो बहुत ही साफ़ सुथरी सी और एकदम शाइनिंग कर रही होंगी, अच्छी दिख रही होंगी, जो लग रहा होगा उभरी हुई रिबे होंगी और अच्छा सा लग रहा होगा। कुछ आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि वो बिल्कुल एकदम मतलब लर्निंग जो है वो बैठ चुकी है, ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी पुराना टाइप का है, बहुत ही मतलब एकदम बेकार टाइप सा देखने में लगता है, रूठा रूठा हुआ, कुछ दम नहीं है उसमें, वो मिट चुका है, घिस चुका है, कुछ ऐसा भी होगा। तो क्या वैसे TMT को लेना और अपने घर में लगाना, क्या वो सही है? जो TMT बार पे अगर घिसा हुआ है, वो साफ़ नहीं है, वो उभरे हुए उसकी जो लर्निंग है वो बराबर नहीं आ रही है, उसका डिज़ाइन जो उभरा हुआ नहीं है, तो आपका MPA वो सही नहीं आएगा। क्योंकि आप खुद ही सोचें कि अगर उसका लर्निंग अगर सही नहीं है, आप उसको किसी सीमेंट कंक्रीट में रखेंगे तो वो पकड़ी स्ट्रेंथ नहीं बना पाएगा, वो पकड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर उसमें अगर उसकी जो लर्निंग है उसमें अगर अच्छा उभरे हुए और बढ़िया प्रॉपर तरीके से सब कुछ है, वो फिनिशिंग है, अच्छी है, तो उसकी पकड़ जो है वो सीमेंट कंक्रीट के अंदर में अच्छी आएगी और मजबूत होगा। बने रहे वीडियो में अंत तक। तो अभी आप देख सकते हैं ये है CNC मशीन, इसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। इस मशीन पे इस रोल को डिज़ाइन किया जाता है, इसी की मदद से जो लर्निंग है उसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसको किया क्या जाएगा कि इसको रोल को इस मशीन के ऊपर रखने के बाद इसको सबसे पहला ज़रूरी होता है कि हम इसको सेंटर मिलाएं। सेंटर मिलाने के लिए इस गैज मीटर की मदद से इसको सेंटर किया जाता है, जिसको रख करके बार बार उस रोल को राउंड अप घुमा करके चेक किया जाता है कि ये बराबर हर जगह से प्रॉपर इसका मेजरमेंट है या नहीं है। ऐसा ये मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जो वो लर्निंग जो बन रही है, रॉड TMT के ऊपर जो लर्निंग आ रही है, वो एक्यूरेट एक जैसी आएगी, एक समान आएगी, एक बराबर आएगी। वरना कहीं कुछ और कहीं कुछ डिप ज़्यादा हो जाएगा, कहीं पे कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को बड़ी प्रॉपर तरीके से देखा जाता है। तो हमारा मेज़रमेंट जो है वो पूरा हो चुका है और हमने उस मशीन को स्टार्ट कर दिया है। जो इसका पास का जो डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं कि वो नीचे आर्बर लगा हुआ है और उसके अंदर एक छोटा सा टूल लगा हुआ होगा, जिस टूल की मदद से इस रोल के ऊपर डिज़ाइन कटिंग होता रहेगा ऑटोमेटिक। सारा इसका जो प्रोग्राम है, जो भी हमने इसमें डेप्थ देनी है या क्या इसका एंगल है, क्या इसकी स्पेस है, वो सारा इस कंप्यूटर के अंदर में हमने फीड कर दिया है। ऑटोमेटिक ये मशीन अब हमें वो लर्निंग डिज़ाइन करके देगी। ये आप देख सकते हैं, इसका ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर पे इसका टोटल सारी चीज़ें इस पे आ जाएंगी। इस पे कितने टाइम में ये रेडी होने वाला है, कितना इसमें टाइम लगने वाला है, सारा कुछ डिटेल में आ जाएगा। इसकी डेप्थ, इसकी एंगल, XYZ जो भी डिटेल है वो हमने इसमें डाल दी थी। और ये धीरे धीरे देखिए अभी इसको चलते हुए 15 मिनट के आसपास हो चुके हैं और 15 मिनट से ये चल रहा है। एक पास को रेडी होने में मिनिमम जो है कम से कम 40 से 45 मिनट का टाइम लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा रोल इस समय रेडी हो चुका है। ऑलमोस्ट जितने भी पास हमने इस रोल के अंदर में थे वो सारे के सारे पास रेडी हो चुके हैं। और देखिए सारे डिज़ाइन हमारे कंप्लीट है। और ये बीच में जो आप स्पेस देख रहे हैं जहाँ पे लर्निंग नहीं हुई है, इन सारी जगहों पे ब्रांड नेम, ISI लोगो, ग्रेड, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर पंच की जाएंगी। वो प्रोसेस कैसे होता है, उसके लिए एक अलग मशीन होती है, उसके लिए किस तरीके से उसको किया जाता है, वो भी मैं एक वीडियो में आपको अभी बताने वाला हूँ। तो ये देखिए, ये वो पंचिंग मशीन है जिसके अंदर में ब्रांड नेम, ISI लोगो, ग्रेड या फिर और भी जो चीज़ें उसके ऊपर लाइसेंस नंबर, ये सारी चीज़ें इस मशीन के द्वारा उसके ऊपर
लिखी जाती है, पंच की जाती है। ये पंच करने का प्रोसेस देखिए आप लोग, पूरा एक मीटर लगा हुआ है, कितना हमें उसको डेप्थ रखना है, कितना उसको हाइट देनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बड़ी बारीकी से देख करके इसको पंच किया जा सकता है। आप देख सकते हैं अभी उसमें एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, उस इलेक्ट्रोड की मदद से उसमें पंच हो रहा है। इसी तरीके से इसको पूरा जितने भी लेटर हैं, जितने भी पास हैं, इन सारे पास को हम लोग सिंगल सिंगल एक एक लेटर लगा करके और कंप्लीट जो भी है सारी पंचिंग करते हैं। ब्रांड नेम XYZ जो भी उसके ऊपर हमें लिखना है, पंच करना है, वो सब किया जाता है। और ये गैज मीटर में आप देख सकते हैं उसकी डेप्थ जो है, जैसे ही वो पूरी हो जाएगी इस मशीन को बंद कर दिया जाएगा और नेक्स्ट जो फिर अगला लेटर है वो इसके ऊपर पंच किया जाएगा। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि अभी हम लोग इसके ऊपर पंच कर रहे हैं ISI लोगो कंप्लीट पंच होने के बाद में आपको दिखाऊंगा कि वो बनने के बाद में कैसा लगता है, कैसा दिखता है। तो ये देखिए मशीन को बंद कर दिया गया है और अब आप लोगों को मैं पास से दिखाता हूँ कि वो पंच होने के बाद में कैसा दिखाई देता है। तो अभी इसको साइड करते हैं पहले, और ये देखिए ये ISI का लोगो जो इसके ऊपर कंप्लीट हो चुका है, जो आप लोगों को TMT रॉड के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो अभी चलते हैं हम लोग MPA की तरफ। MPA बनाने के लिए सबसे पहले एक वाइट पेपर लेना है। वाइट पेपर पे इस कार्बन कॉपी को रख के जो TMT रॉड है उसको इस तरह से आपको फिक्स कर लेना है, और फिक्स करते टाइम पे पूरा ध्यान देना है कि पेपर कहीं भी हिलना नहीं चाहिए, थोड़ी सी भी पेपर में मूवमेंट ना आए, वरना वो ख़राब हो जाएगा। आपका जो TMT रॉड का जो हम लोग उसकी जो लर्निंग है उसको जो हम लोग एक पेपर पे लेना चाहते हैं वो बराबर नहीं आएगा। किसी पेन या फिर किसी भी चीज़ की मदद से आप लोग उसको थोड़ा सा ऐसा कागज़ को रफ़ करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से रफ़ करिएगा, थोड़ा टाइट हाथों से, ताकि उसकी जो भी उस पर छपने वाला है वो एकदम प्रॉपर तरीके से आए, अच्छा है, और साफ साफ देखने पता चले कि उसकी लर्निंग कहाँ जा रही है, कैसे है, ये सब कुछ एकदम साफ समझ में आना चाहिए। तो इस बात का पूरा ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरीके से बिल्कुल रफ़ करना है आपको। और अभी ये हमारा बन करके रेडी हो चुका है, अब दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये देखिए गाइस, ये हमारा जो TMT रॉड था उसका जो भी लर्निंग है वो देखिए कितनी अच्छी तरीके से बन के आया है, बहुत अच्छा ग्राफ बना है, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है देखने में। इसको अभी इस पर जो काम करना है उसको समझने में काफ़ी आसानी भी होगी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर जो इसका एंगल है, जो ये लर्निंग है, इस लर्निंग का एंगल देखना है हमें कि ये कितने एंगल पर है। तो उसके लिए एक स्केल की मदद से आपको सीधा सीधा एकदम जो लर्निंग है उस पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि बीच सेंटर में एकदम रख करके और उस पर एक लाइन खींच देनी है आपको। अच्छा, जो ये सारी चीज़ें होती हैं ये सब कुछ जो है हमें एवरेज में काम होता है। तो एवरेज में करने के लिए मैं 2 लर्निंग के ऊपर ऐसा करके दिखा रहा हूँ, आप लोग 4-5 के ऊपर कर सकते हैं। 4-5 लर्निंग के ऊपर ऐसा आपको एंगल एक सीधी सी लाइन खींच लेनी है जो लर्निंग है उससे मिला करके, और उसका एवरेज ले लेना है। मैंने ये 2 की है, वरना ऐसा करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग बोलोगे क्या बोरिंग सी वीडियो बना रहा है यार। तो इसलिए मैंने शॉर्ट में फटाफट करने के लिए, आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। आप लोग 4 कर लीजिएगा। तो हमारी लाइनिंग जो है वो हो चुकी है। अभी ये D लेना है और D की मदद से हमें देखना है कि इसमें इसका एंगल क्या है, इसकी जो डिग्री है वो कितनी आ रही है। तो एकदम बराबर सेंटर में मिला करके आपको इसके बिल्कुल जो इसका पॉइंट है, जो जड़ है, वहाँ पे रख करके और इसका एंगल चेक कर लेना है कि इसका एंगल कितना आ रहा है। तो ये हमने अभी इसको देखा, तो ये हमारा अप्रॉक्स 70 के आसपास है। तो इस तरह से नोट डाउन कर दीजिए वहीं पे कहीं पे, और इसी तरीके से दूसरे वाले को भी चेक कर लेंगे कि दूसरे में कितना आ रहा है। तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मिलाएंगे तो अप्रोक्स सब कुछ सेम टू सेम ऐसा ही बराबरी आएगा, क्योंकि CNC मशीन से जो किया हुआ होता है वो लर्निंग सारी की सारी बराबरी होती है, कुछ उसमें ऐसा होता नहीं है। थोड़ा बहुत अगर कुछ प्लस माइनस होता है तो जैसे हमने ये ग्राफ बनाया वो ग्राफ बनाने में ऐसा हो जाता है। तो अभी हम लोग इसको कर लेते हैं कि एक लर्निंग से दूसरी लर्निंग का डिस्टेंस, उसकी दूरी कितनी है, यानी कि बीच का जो स्पेस है वो कितना है, उसके लिए हम लोग इसे भी एवरेज में ही निकालना है आपको। तो इस तरह से एक लर्निंग से दूसरी लर्निंग का गैप निकालने के लिए, स्पेस निकालने के लिए उसको ऐसा कम से कम बीच का एवरेज लेना है। तो हम लोग 10-12 लर्निंग लेंगे बीच में और उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 लाइन हमने खींची है। अब इसको नाप लीजिए आप कि या इस लाइन से उस लाइन का टोटल mm में कितना डिस्टेंस है। तो ये पूरा एकदम ऐसा प्रॉपर नापने के बाद ये आपको डिवाइड कर देना है। तो अभी हम आपको करके दिखाते हैं इसको पूरा। तो गाइज़, ये जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ या कर रहा हूँ, ये सारा का सारा एवरेज में ही होगा। आप लोग जैसे मैंने एंगल निकाला है तो एंगल को भी आपको 4-5 में करना है। तो ये मैंने देख लिया है कि कितना है टोटल mm, और बीच की लर्निंग को ऐसा काउंट कर लेना है कि कितनी लर्निंग बीच में काउंट हो रही है, और टोटल जो उसका स्पेस था जो बीच में जो भी आया mm में, उसको डिवाइड कर देना है उस लर्निंग से। तो इससे आपको उसका एक से दूसरी लर्निंग का जो बीच का जो स्पेस है, जो गैप है, वो पता चल जाएगा कि कितना है।
जैसे इस लर्निंग से इस लर्निंग का गैप कितना है तो वो हमें मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 8.07 mm। तो ये हो गया हमारा। अभी थर्ड कर लेते हैं। थर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तो अभी हम करेंगे तीसरी चीज़। दो हमने कर लिया, एंगल देख लिया और स्पेस देख लिया कि एक लर्निंग से दूसरी लर्निंग का डिस्टेंस कितना है। अभी हम देखेंगे कि एक जो लर्निंग है ये पूरी, इस लर्निंग की पूरी लेंथ कितनी है। इसको हमें नापना है वर्नियर की मदद से। वर्नियर लेना है और उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से उसको नापना है कि एक जो लर्निंग है पर्टिकुलर एक लर्निंग, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है। तो उसे भी नापना है, उसे भी आपको 4-5 जगह से पूरा चेक कर लेना है। ये भी काम एवरेज में ही होगा और उसे भी नोट डाउन करते रहें। 4-5 जगह पे आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। जैसे एक जगह से मैंने ये किया, दूसरी जगह से मैं यहाँ कर रहा हूँ, ऐसे 2-3 जगह से और चेक कर लेना है आपको। 2-3 जगह से पूरा आप चेक कीजिए। चेक करने के बाद में उसे कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए और नोट डाउन करने के बाद में इसको भी आपको डिवाइड कर देना है। जितने भी आप करेंगे, जैसे मान लीजिए 4 लर्निंग को आपने किया तो 4 जो भी कुछ है सबको प्लस करके उसके बाद उसको उससे डिवाइड कर दीजिए। ऐसा डिवाइड करके ही उसका एवरेज लेना है। सभी काम, सिर्फ यही नहीं, इस MPA निकालने के लिए जो भी प्रोसेस करेंगे वो सब कुछ एवरेज में ही होगा। 3-4 बार उसको मापना है, मापने के बाद उसको फिर डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो कर देना है। जैसे हमने 3 जगह से किया है इसको, 3 जगह से जो भी कुछ हमें मिला है हम यहाँ पे उस सबों को प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद में उसको डिवाइड कर देंगे। तो गाइस हमने ये इनको कर लिया है, तीनों को प्लस करके हमने डिवाइड कर दिया है 3 से और फाइनल जो है हमें मिला है 24.50। ये इसका एवरेज है। सो अभी ये हमारा हो चुका है। अभी हमें देखना क्या है, फर्स्ट जो है हमने लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स रिब हमने निकाल ली है जो हमारा 24.50 है। अभी सेकंड यहाँ पे पूछ रहे हैं डेप्थ ऑफ ट्रांसवर्स रिब, DTR, इसको शॉर्ट में DTR कहा जाता है। तो ये हमें चेक करना है। ये हम चेक करेंगे TMT रॉड के ऊपर ही। ये हमारा ग्राफ के ऊपर पता नहीं चल पाएगा क्योंकि ग्राफ है वो, और हमें इसकी डेप्थ देखनी है कि इसकी डेप्थ जो है वो कितनी आ रही है। तो उसके लिए वर्नियर लेना है और जिस TMT रॉड को आपने कार्बन कॉपी के द्वारा उसका ग्राफ बनाया था उस पर चेक करना है। तो वर्नियर कैसे, पीछे साइड से यहाँ पे इसको प्रॉपर एकदम सेंटर में रख करके और इस वर्नियर को थोड़ा सा डाउन करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे आ रहा है 1.12 mm इसकी लर्निंग की डेप्थ है, यानी कि उसकी जो हाइट है लर्निंग की वो 1.12 mm है। तो ऐसा भी आपको ये भी एवरेज में करना है टोटल सारा, मतलब 4-5 जगहों से इसको नापना है। ये थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे होता क्या है, थोड़ी सी इसमें प्लस माइनस होता है, लेकिन इसलिए आपको 4-5 जगह से इसको लेना है। 4-5 जगह से पूरा नोट डाउन कर लेना है कि कहाँ से कितना आ रहा है और हर जगह से आपको नाप के 5-6 जगह से उसका भी सेम टू सेम एवरेज निकाल लेना है। सब कुछ लेना है, उसको प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद जितने भी हैं उसको डिवाइड कर देंगे। हमने देखिए इसको यहाँ पे 4-5 जगह से लिया है और इन 4-5 जगहों को हम लोग अभी इसको प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद डिवाइड कर देंगे। जो भी आएगा वो एवरेज में हम लोग उसको रखेंगे। सो गाइस हमने अपना DTR निकाल लिया है 1.07, ये हमारा एवरेज आया है। अभी इसको हम लोग आगे जो हमारा फॉर्मेट है वहाँ पे नोट डाउन करेंगे। डेप्थ ऑफ ट्रांसवर्स रिब हमारी जो आई है 1.07, उसको यहाँ पे लिखना है हमें 1.07। अभी हमें आगे करना है इसका थर्ड जो है वो देखिए, इसका आगे एरिया ऑफ ट्रांसवर्स रिब निकालने के लिए हमें यहाँ 2/3 इंटू LTR जो हमारा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स रिब था, DTR जो हमने अभी निकाला डेप्थ ऑफ ट्रांसवर्स रिब, इसको हमें इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2/3 करना है हमें। 2 को 3 से डिवाइड करने के बाद हमें जो आंसर मिलता है वो मिलता है 0.66666। इसको इंटू करेंगे LTR से। LTR लेंथ ऑफ ट्रांसफर रिब जो हमारा आया था 24.50 इंटू सेकेंड डेप्थ ऑफ ट्रांसफर रिब DTR, इसको इंटू करना है 1.07। तो ये करने के बाद हमें जो यहाँ पे मिलता है 17.47। ये जो आया गाइज हमारा, ये हमारा ATR। इसको हमें यहाँ पे लिख लेना है, पूरा फॉर्मूले के साथ में लिख करके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को कि इसको कैसे करना है आपको। तो यहाँ पे जैसे हम लोग करके बता देता हूँ कि आपको करना क्या होगा। 0.666 इंटू जो हमारा LTR था यानी कि 24.50 इंटू जो DTR था डेप्थ ऑफ ट्रांसवर्स रिब, वो इसको इंटू करने के बाद जो आपको आंसर मिला था वो यहाँ पे आप लिख लीजिए।
तो ये हमारा इतना काम हो चुका है। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे पूछा जा रहा है स्पेसिंग ऑफ ट्रांसवर्स रिब STR। तो वो गाइज हमने पहले निकाल लिया था। ये देखिए यहाँ पे बताया था हमने, ये भी आपको एवरेज में ही निकालना है। जो हमने यहाँ पे लाइन खींची थी इस साइड और इस साइड, इसके बीच का जो स्पेस था वो हमने निकाला था। तो उसको हमने नोट डाउन करके रखा हुआ है। 8.07 mm हमारे पास है ये। तो ये जो है इस चीज़ को अब यहाँ पे नोट करना है हमें, 8.07। तो यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं 8.07, ये हो गया। अभी नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिब NTR। तो लॉन्गिट्यूडनल की जो रिब है वो 2 है और 2 ही ली जाती है वो, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे इंक्लूडिंग एंगल जो हमने जो उसकी डिग्री निकाली थी, जो सबसे पहला जो हमने काम किया था, जो उसका एंगल निकाला था, वो एंगल यहाँ पे है गाइस लिखा हुआ 71 और 70। आपको 4-5 कर लेनी है, जो भी चीज़ें सारी 4-5 में करके एवरेज निकाल के आपको काम करना है। तो हमने यहाँ पे 2 किया था, तो फटाफट बताने के लिए तो यहाँ पे हम लोग इसको कर लेते हैं 71। अच्छा, तो नेक्स्ट है गाइस का साइन थीटा। साइन हमको निकालना है, साइन वैल्यू 71 डिग्री की कितनी होती है। तो उसके लिए कैलकुलेटर है हमारे पास। तो इस कैलकुलेटर में सिंपल सा रहता है, बड़ी जल्दी हो जाता है, वरना साइन थीटा निकालने बैठो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो सिंपली हमको करना क्या है, इसमें साइन का बटन है वो क्लिक करना है और जो एंगल है वो देना है 71 इक्वल टू, ये हमारी साइन की वैल्यू आ गई है 0.945। तो इस वैल्यू को जो भी आया है आपके पास में, यहाँ पे हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं 0.945। तो भाई इतना काम हमारा हो चुका है, बस ये लास्ट है आपका, फाइनल है। आप बड़े ध्यान से यहाँ पे समझिए, सारा खेल यहीं पे है। तो यहाँ पे हमें AR वैल्यू निकालने के लिए, एरिया वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो एरिया वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, NTR। तो NTR जो क्या है गाइज हमारा, ये देखिए यहाँ पे है NTR 2 है, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 × यहाँ पे लिखा है ATR गाइज हमने यहाँ पे ये निकाला था। ये देखिए हमारा ATR था 17.47। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 47 × साइन, जो हमने अभी इसका जो एंगल की जो डिग्री था उसकी वैल्यू निकाली थी 0.945, ये नोट डाउन करेंगे। अभी यहाँ पे डिवाइड करना है, डिवाइड STR बोले तो STR स्पेस ऑफ ट्रांसवर्स रिब 8.07। तो यहाँ पे 8.07 लिख देंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद में हमें क्या आंसर मिलता है। तो गाइस आइए कैलकुलेट करते हैं अब इसको। तो 2 × 17.47 × 0.945 डिवाइडेड 8.07। तो ये करने के बाद जो हमें मिला है 4.09। तो ये 4.09 को यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, 4.09 mm²/mm। ये हमारा MPa जो इस TMT रॉड के अंदर था वो हमें मिल चुका है। इसका अगर कोई कहे कि इस TMT का MPa, इस रॉड का MPa कितना है, तो उसे हम कह सकते हैं 4.09 mm²/mm। तो ये तरीका था निकालने का। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू IS इंडियन स्टैंडर्ड वर्ड 1786 के थ्रू, उनके हिसाब से TMT रॉड के अंदर मिनिमम एरिया वैल्यू साइज़ बाय साइज़ कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने ये डिटेल से यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे 0.125 फाई का जो सिंबल देख रहे हैं वो फाई का मतलब साइज़ है, यानी कि 8 और 10 mm के लिए 0.12 और 0.15 जो है वो आपका 10 mm और 16 mm जो है उसके लिए, 16 mm से ऊपर जितने भी हैं उन सबों के लिए 0.17 लगेगा। तो ये कैसे करना है वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। जैसे ये कैलकुलेटर लेना है आपको, हमारे केस में हमने 16 mm का TMT लिया था MPa निकालने के लिए। तो यहाँ क्या करेंगे 0.15 जैसा उन्होंने बताया है कि आपको लेना है 0.15 × 16। तो ये मिनिमम आ गया 2.4 mm²/mm। BIS के हिसाब से अगर उस TMT रॉड के अंदर MPa है तो वो पास है, घर मकान कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए अच्छा है। तो इनकी जो मिनिमम वैल्यू है 16 mm की 2.4 mm BIS ने दी है, 2.4 mm²/mm। और हमारे केस में आया है 4.09 mm²/mm। तो ये बहुत ही बढ़िया और एक अच्छी क्वालिटी का MPa है, एक ज़बरदस्त है, घर मकान कुछ भी बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो ये जो सैंपल हमने टेस्ट किया था MPa में ये पास है,
इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये कहीं से भी प्रॉब्लम है या ख़राब है। अगर ये कम होता तो फिर ये रिजेक्ट हो जाता। ये टीएमटी को अगर कंस्ट्रक्शन में कहीं पे भी यूज़ किया जाता तो ये जो पकड़ आनी चाहिए वो नहीं बन पाती, ख़राब पाई जाती। तो इसलिए जब भी आप लोग टीएमटी परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं अपना घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, तो हमेशा ध्यान रखें कि ये जो टीएमटी रॉड है, इस टीएमटी रॉड के ऊपर ये जो लर्निंग की हुई होती है, ये जो डिज़ाइन बना हुआ होता है, ये डिज़ाइन हमेशा साफ़ सुथरा टाइप का हो, आपको एकदम क्लियर दिखाई दे। ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल घिसा हुआ है, ये पता ही नहीं चल रहा है, ये जो उभरा हुआ होता है ये चीज़ इसमें दिख ही नहीं रही है। इन सब बातों का बहुत ही ध्यान रखें आप लोग खरीदते टाइम पे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा और आप लोगों को कुछ हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।